हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं पॉलिटी के एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखिए कब प्राप्त हुआ, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 69वां यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया। इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा दिल्ली के उपराज्यपाल को इसका प्रशासक या एलजी नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, सिंधी और कश्मीरी। ये जो दोनों भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं शामिल की गई है 8वीं अनुसूची में। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये जो 22 भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। इनमें से 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। देखिए जो 14 भाषाएं हैं वो मूल संविधान में थी और जो 8 भाषाएं हैं उन्हें अलग से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए 243 आर नगर निगमों की संरचना का उल्लेख, 243 जेड सी जिला योजना समिति की संरचना, 243 एस वार्ड समितियों का गठन और संरचना। तो देखिए इनमें से जो ए और सी है ये तो करेक्ट है, मतलब जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि 243 जेड डी में दिया हुआ है जिला योजना समिति की संरचना। तो बी वाला जो युग्म है ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए संविधान में अनुच्छेद 243 जेड जी में जिला समिति का प्रावधान किया गया है। नगर निगम के लिए कितनी बार चुनाव होते हैं। तो देखिए नगर निगम के लिए कितनी बार चुनाव होते हैं तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, हर 5 साल में नगर निगम के लिए चुनाव होते हैं। भारत में नगर निगम स्थानीय सरकारी निकाय है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। नगर निगमों के चुनाव हर 5 साल में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आयोजित किए जाते हैं जो इन सेवाओं का प्रबंधन करते हैं और शहरी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, भाग 3 से संबंधित है अनुच्छेद 32। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट का प्रावधान किया गया है। कौन सी 5 रिट है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम या जिसे हम 1996 का पैसा अधिनियम कहते हैं किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। ये भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित है। देखिए 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर संसद ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पैसा अधिनियम पारित किया। इसे 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिनियमित किया गया। भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो देखिए किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है भारत का मूल संविधान। देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत का मूल संविधान लिखा था। उन्होंने संविधान हॉल में अपनी मेज पर 6 महीने तक काम किया और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखी थी। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो देखिए कौन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओम बिरला। ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। देखिए ओम बिरला को सर्वसम्मति से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से दूसरी बार भाजपा सांसद भी हैं। एक विधेयक अधिनियम तब बन जाता है जब, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे दूसरे सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों के बाद मूल सदन द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है, तब एक विधेयक अधिनियम बन जाता है। कोई विधेयक तब अधिनियम बन जाता है जब उसे दूसरे सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों के बाद मूल सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तथा राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी थी, तो देखिए कौन सा संशोधन है वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वें संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, देखिए बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक और सामाजिक नियोजन। देखिए आर्थिक और सामाजिक नियोजन भारत की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 20वें स्थान पर सूचीबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करता है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत जगह रिपीटेड है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करते हैं। देखिए पीसीए के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। 1967-68 से पीएसी का अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है जो आमतौर पर विपक्ष का नेता होता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सिरिमावो भंडार नायके। ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। देखिए सिरिमा रतवाटे डायस भंडार नायके, जिन्हें आमतौर पर सिरिमावो भंडार नायके के नाम से जाना जाता है, एक श्रीलंकाई राजनेता थी। 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुने जाने पर वे आधुनिक इतिहास में दुनिया की पहली गैर वंशानुगत महिला सरकार प्रमुख बनी थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए एक रिट जारी की। इसे डैश कहा जाता है, तो देखिए कौन सी रिट इसे कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे प्रतिषेध कहा जाता है। देखिए यदि उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए रिट जारी करता है तो इसे प्रतिषेध कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है, तो देखिए कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति को मांग पर सलाह देता है। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 143 के तहत सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तब। भारत में प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम समाज के निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम।
देखिए भारत में प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वंचितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्गों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए करेक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत के सार्वजनिक खाते में धन उनके निपटान में रहता है, ये वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। भारत के सार्वजनिक खाते में जमा धन सरकार का दायित्व है, इसलिए इसके लिए अनुमोदन की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। भारत में मृत्यु तक कर्तव्य किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो देखिए कौन से संगठन का आदर्श वाक्य है ये? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है मृत्यु तक कर्तव्य। सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा संगठन है। बीएसएफ ने अपने आदर्श वाक्य मृत्यु तक कर्तव्य को लागू करने के लिए खून पसीना बहाया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए 1935 के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसने प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में गलत कथन है। देखिए यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1919 था, जिसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट बनाने के लिए अधिकृत किया था। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में की गई थी। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए समान हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए किस वर्ष हुई है इसकी स्थापना? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 1993 में एनसीबीसी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना वर्ष 1992 के मंडल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वर्ष 1993 में की गई थी। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग नियुक्त किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 1955 में एक राजभाषा आयोग नियुक्त किया गया था। देखिए राष्ट्रपति ने वर्ष 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग नियुक्त किया। आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपी थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ये ज़रूर से कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करना होता है। ये अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ये 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच के लिए न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। देखिए को वारंटो रिट का अर्थ है किस अधिकार या वारंट द्वारा यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद के दावे की वैधता की जांच के लिए जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो मूल संविधान में नहीं था? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष ये मूल संविधान में नहीं था।
देखिए, भारत के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। इसे बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन को संविधान अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय संविधान के सबसे व्यापक संशोधनों में से एक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है? तो देखिए, कौन सा होना चाहिए? तो डी करेक्ट हो जाएगा, यदि इसे 4 या अधिक राज्यों में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करती हो। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिले हों और इसके अतिरिक्त वह 4 लोकसभा सीटें जीती हो। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है। ये करेक्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, जो राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास निहित है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ सिफारिशें करने के लिए विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन की सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होगा, अन्यथा विधेयक को दोनों सदनों से उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में इसे मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली है? तो देखिए, कौन से कंट्री से उधार ली गई है भारतीय संघ की योजना? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। कनाडा से ये उधार ली गई है। देखिए, भारत का संविधान भारतीय सरकार के लिए एक संघीय ढांचा स्थापित करता है। इसे राज्यों का संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान का भाग 11 केंद्र सरकार और भारत के राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारतीय संविधान ने कनाडा से उधार लिया है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखिए, इनमें से कौन है जो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, केवीके सुंदरम। ये कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए, केवीके सुंदरम एक भारतीय सिविल सेवक थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून सचिव और भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1968 से 71 की अवधि के लिए भारत के 5वें विधि आयोग की अध्यक्षता भी की थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसे 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसे अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश के अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए पात्र नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। म्यांमार के अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए पात्र नहीं है। देखिए, नए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई नागरिकता के पात्र हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? तो देखिए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया।
देखिए 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। डायरकी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। कुछ विषय प्रांतीय मंत्रालयों को हस्तांतरित कर दिए गए और बाकी कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए रखे गए। द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार की प्रणाली है, जिसे डायरकी कहते हैं हम। इसने भारत के ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत की पहली शुरुआत को चिन्हित किया। सर लियोनस कार्टियस को भारत में द्वैत शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। अधिकतम कितनी अवधि के दौरान संसद की बैठक नहीं हो सकती? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका देखिए ए हो जाएगा। 6 महीने की अवधि के दौरान संसद की बैठक नहीं हो सकती। देखिए 2 संसदीय सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच न्यूनतम अंतराल 90 दिन होता है। राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग हो जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये कभी भी भंग नहीं होती है। देखिए राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन सदन को अपने आप में भंग नहीं किया जा सकता। भारत को संघीय राज्य क्यों माना जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा है, इसलिए भारत को संघीय राज्य माना जाता है। भारत एक संघीय देश है, लेकिन संविधान में एक बार भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय ये कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में चुनाव की तारीखों और कार्यक्रमों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीख और कार्यक्रमों की अधिसूचना जारी की जाती है। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख और कार्यक्रम को अधिसूचित करने का कार्य करता है और यह नामांकन पत्रों की जांच भी करता है। निम्नलिखित में से किसने चुनाव में धनशक्ति के प्रभाव को रोकने के लिए एक मजबूत चुनाव व मौद्रिक प्रणाली तंत्र शुरू किया? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया। देखिए भारत के चुनाव आयोग ने भारत में चुनाव में धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए एक मजबूत चुनाव व मौद्रिक प्रणाली तंत्र शुरू किया। इसे सबसे पहले 2010 में बिहार में लागू किया गया था। जीएसटी निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स का प्रकार है जीएसटी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। देखिए भाग 3 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित अधिकारों का एक चार्टर है। यह नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक कारक है। व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है। व्यक्तिगत अधिकारों के उदाहरण में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज का अधिकार शामिल है। व्यक्तिगत अधिकार और लोकतंत्र परस्पर मजबूत होते हैं। भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो देखिए किसे माना जाता है देश के कानून से ऊपर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। कोई विकल्प सही नहीं है। ना ही राष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही धनी व्यक्ति। मतलब भारत के जो देश का कानून है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। अनिवार्य रूप से कानून व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के सामने सभी समान हैं और सभी को कानून की सुरक्षा का अधिकार है। इसलिए भारत में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड के एक रूप को हल के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है? तो देखिए कौन सा रूप है वो? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। कम्यूटेशन में किया जाता है कि दंड के एक रूप को हल के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।
देखिए संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को 5 प्रकार की क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है जिन पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो और उन्हें दोषी ठहराया गया हो। कम्यूटेशन का अर्थ है एक प्रकार की सजा को हल्के रूप में बदलना। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदला जा सकता है, जिसे बदले में साधारण कारावास में बदला जा सकता है। भारत संघ में एक नए राज्य को कौन सम्मिलित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद के द्वारा नए राज्य को सम्मिलित किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या अपनी इच्छा अनुसार नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। देखिए 1976 के 42वें संशोधन को कभी कभी लघु संविधान या इंदिरा का संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के लगभग सभी भागों, जिसमें प्रस्तावना और संशोधन खंड भी शामिल है, को बदल दिया गया और कुछ नए अनुच्छेद और धाराएं जोड़ी गई। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा को। देखिए 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।